हेलो गर्ल्स, आज हम इससे पहली वीडियो में लहासा की ओर पढ़ चुके थे थोड़ा सा। आज हम उससे आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। पहले थोड़ा सा मैं समरी बता दूं कि यहाँ पर उस समय का वर्णन किया गया है जब लेखक अपने मित्र जो सुमति थे, जो एक मंगोल भिक्षुक थे, उनके साथ भिखमंगे के रूप में गए थे। तो उनको कहीं भी परेशानी नहीं उठानी पड़ी थी, लेकिन जब वो एक सज्जन व्यक्ति के रूप में गए तो उनको वहाँ पर, क्योंकि उस समय उनकी पहचान नहीं थी, तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और जो वहाँ गांव का सबसे जो गरीब एक झोपड़ा था उसमें उन्हें जगह मिली थी। तो ये क्या है, लोगों की मनोवृत्ति यानी मन पर निर्भर है कि वो कैसे बर्ताव करते हैं। आज हम आगे पढ़ते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा ढोंगला पार करना था। तो यहाँ पर डांडा कहते हैं ऊंची ज़मीन, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वो थोंगला यहाँ पर जगह का नाम है। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने पर के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। यानी जो डांडे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक माने गए हैं, क्योंकि 16-17 किलोमीटर तक वहाँ पर कोई भी बस्ती नहीं होती, गांव नहीं होते, यानी रिहायशी जगह नहीं होती। वो नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जाता। मतलब जो आदमी जा रहा है वो कहीं किसी को दिखाई नहीं देता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास पैसे हैं या नहीं। यानी वहाँ पर जो पुलिस का काम है वो इतना अच्छा नहीं है, वो वहाँ इतनी उस चीज़ को विशेषता नहीं देते। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। यानी कोई कानून नहीं है वहाँ। लाइसेंस लेना, जैसे हमारे यहाँ तो लाइसेंस लेना होता है तभी आप हथियार रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई कानून नहीं है, तो सबके पास बंदूक और पिस्तौल रहती है। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी हिलाकर जीभ निकालकर कुची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। यानी जब लेखक भिखमंगे के रूप में गए थे तो उन्हें इतना डर नहीं लगा था कि भिखमंगे उनके पास क्या पैसे होंगे, और यदि वो ऐसा कुछ देखते तो वहाँ पर वो भीख मांगने लगते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलें, और अगला पड़ाव 16-17 मील से पहले नहीं था। यानी इतनी ज़्यादा दूरी थी तो कैसे सामान लेकर जाया जा सके। तो उन्होंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोट तक के लिए हम 2 घोड़े ले लें और सामान भी रख लेंगे और चढ़ाई पर चढ़ भी लेंगे। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे और हमारी दक्षिण तरफ, यानी दाहिनी तरफ, पूरब से दक्षिण कहते हैं दक्षिण तरफ से पूरब से पश्चिम कहते हैं पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। जब वहाँ ऊपर गए तो जो बर्फ़ से ढके पहाड़ थे वो वहाँ दिखाई नहीं दे रहे थे। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, यानी उन पर कुछ भी नहीं था, ना हरियाली ना कुछ। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर
जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण वो ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन की वस्तु, ये क्या है, एक जो स्पेनिश क्या उपन्यास है उसका एक हीरो है, उसकी तरह घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने पर पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। यानी लेखक उस दोनों राह पर भटक गए थे। उनको नहीं पता था कि सोर जाना है। उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया और वो दूसरी ओर भटक गए। लेकिन 1.5 मील चलने के बाद उन्हें पता लगा और फिर वापस वो लंकोर के रास्ते पर आ गए। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति, यानी जो उनके मंगोल भिक्षुक थे, वो इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। यानी जब गुस्सा होता है तो मुंह और भी लाल हो जाता है। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे यहाँ पर गोबर के उपले। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया कि लेकिन मेरा कसूर नहीं मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे जहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। सत्तू यानी जो चने और गेहूँ को पीस कर, भुने हुए उनको पीस कर जो सत्तू बनाया जाता है, और थुक्पा वहाँ की एक डिश है। अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है टिंगरी समाधि गिरी, जगह का नाम है ये। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। यानी जो एक तरीके का क्या होता है, ये गंडा होता है जिसमें धागे में गांठ बांधकर मंत्र पढ़कर गांठ लगा दी जाती है, उसे गंडा कहते हैं। क्योंकि बोधगया से लाए गए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर भी किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर इधर उधर लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लाहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। यानी वो नहीं चाहते थे कि सुमति इधर उधर जाए। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया कहते हैं भार ढोने वाला, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए। अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाक ले तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट यानी माथा धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो जाता है। यानी जिस पार्ट में धूप पड़ती थी तो वो तो गर्म हो जाता, लेकिन जहाँ छाँव थी वो ठंडा। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित टिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक बड़े बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत हिस्सा मठ के हाथ में होता है।
अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूरी बेकार में मिल जाते हैं। मजदूर यानी जो परिश्रमिक जो करते हैं, खेती करते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षुक भेजा जाता है, यानी जो सारी खेती का जिम्मेदार होता है जागीरदारों का होता है, और वो भिक्षुक ही करते हैं। जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, यानी उसका बहुत दबदबा रहता है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे, उसी को कहते हैं भिक्षु को, बड़े भद्र पुरुष थे, सज्जन पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा देश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी जो बौद्ध वचन का ट्रांसलेशन किया हुआ अनुवाद, उसकी हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ रखी हुई थी, किताबें। मेरा आसन भी वहीं लग गया। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं होगी, यानी ये एक मेज़रमेंट है, सेर। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं आप पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। यानी लेखक जो कंजूर की पोथी थी उनको पढ़ने में व्यस्त थे, तो उन्होंने सुमति को आज्ञा दी। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर चल पड़े। इस प्रकार ये आपने ल्हासा की ओर पढ़ा। थोड़ा सा वर्ड्स यहाँ पर टिपिकल हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा। तो ये यात्रा वृत्तांत आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं।